अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में जो वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं उसका मौजू बहुत ही दिलचस्प और काबिल फ़ख्र है। आज हम बात करने जा रहे हैं इस्लाम और इस्लामी मुहक्किकीन के उन एहसानात की जिन्होंने दुनिया में तरक्की और जिद्दत की वो बुनियाद रखी जिस पर आज जदीद साइंस की बुलंदोबाला इमारत कायमो दायम है। आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अब कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहें। नाज़रीन, साइंस की तरक्की और टेक्नोलॉजी की वुसअत की रफ्तार अब शायद दुनिया की तमाम रफ्तारों से आगे बढ़ चुकी है। इस तरक्की के साथ एक और चीज जो एक साजिशी नजरिए के तहत जानबूझकर फैलाई गई वो इस्लाम के साइंस के हवाले से साजिशी नजरियात हैं। कई जगह आपको ऐसी बातें, तहरीरें सुनने और पढ़ने को मिलेंगी जिनमें ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि इस्लाम साइंस मुखालिफ मजहब है या दुनिया को जिद्दत बख्शने में इस्लामी मुहक्किकीन ने कोई किरदार अदा नहीं किया। तो सुन लें, ये सब झूठ है। बरतानवी नशरियाती इदारे की हाल ही में जारी होने वाली एक सीरीज में 750 से सन 1258 तक के अरसे में मुसलमान खसूसन अरब मुहक्किकीन के इस काम को बेहद सराहा गया है जिसने दुनिया को जिद्दत की नई जहतों से रोशनास कराया। फन तामीर हो, तिब के शोबे में नुमाया काम हो, इजादात हो या फिर फलसफे जैसे मज़ामीन में पेशरफ्त, मुसलमान साइंसदानों ने वो काम किया जिसकी आज भी दुनिया मोतरिफ है। कुरूने वुस्ता की इस्लामी तहजीब के दुनिया पर अजीम एहसानात का आगाज कागज से होता है। कुरूने वुस्ता के मुसलमानों ने ही कागज और कागज बनाने की तरकीब चीन से मगरिब तक पहुंचाई। 7वीं और 8वीं सदी में मुसलमानों ने कागज का इस खूबसूरती से इस्तेमाल किया कि उनका किया हुआ काम 200 साल के अंदर अंदर इस्लामी तहजीब के तवस्सुत से वस्ती एशिया से ईरान, इराक, शाम, मिस्र, मराकेश और आखिर में सिसिली और हिस्पानिया को मिलाकर 5000 मील तक फैल चुका था। लोगों ने इसे इल्मी काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और कागज बनाने की सलाहियत में भी काबिल कदर हद तक इजाफा हो गया। 9वीं सदी में कागज की नई दस्तयाबी की वजह से अदब और नेचुरल साइंस से लेकर मजहब तक हकीकतन तमाम मज़ामीन में तख्लीकी काम की बहार आ गई। 9वीं सदी के आगाज में अब्बासी खलीफा अल मामून ने शाही कुतुब खाने को, जिसे बैतुल हुकमा कहा जाता था, वुसअत दी। दानिश्वरों और लिखारियों ने पपायरस और पार्चमेंट पर लिखी यूनानी दस्तावेज का कागज पर अरबी में तर्जुमा करना शुरू किया और फिर उन्हें किताबों की सूरत में जिल्द किया गया। नाज़रीन, 7वीं सदी से 13वीं सदी का दौर दुनिया में इस्लाम का सुनहरी दौर था जब इस्लाम का परचम दुनिया के गोशो किनार में आन बान से लहरा रहा था। इस्लामी दौर मुख्तलिफ किस्म की सनत के लिए भी शोहरत रखता है जिनमें फने शीशा गरी भी शामिल है। खानदान फातिमिया और खानदान अब्बासिया के सलातीन खुलफा ने फने शीशा गरी को फरोग दिया जिसमें इब्नुल हिशम की ऐनक के शीशों से लेकर इब्ने मुहीन के कीमियाई थर्मस और अमीर कासिम की तामीर करदा मसाजिद व मदारिस के खूबसूरत चराग और शमादान शामिल हैं। साइंस की तरक्की के साथ मुसलमान शीशागरों ने दूरबीन, खुर्दबीन और ऐनक की इजाद की। इन इजादात ने इल्मी दुनिया में हलचल मचा दी। इस्लामी ममालिक के हुनरमंदान ने फने शीशागरी की तारीख बदल दी। वो फन जो सिर्फ आराइशी सामान के लिए था अब साइंसी इजादात का मौजब बन रहा था। अगर बायोलॉजी की बात करें तो इसमें भी मुसलमान आपको दीगर मगरबी मुहक्किकीन से आगे नजर आएंगे। इंसान की फिक्री तारीख के ताकतवर तरीन नजरियात में से एक नजरिया इर्तका ने इंसानी फिक्र पर सबसे गहरे असरात मुरतब किए हैं। आमतौर पर चार्ल्स डार्विन को इस नजरिए का बानी समझा जाता है, लेकिन हयातियाती इर्तका का तस्वुर उनसे भी हजारों बरस पहले मौजूद था। डार्विन के नजरिए के 2 बुनियादी सतून हैं जिनमें नेचुरल सिलेक्शन या कुदरती इंतखाब और डिसेंट विद मॉडिफिकेशन या तरमीम के साथ सिलसिला नसब का चलना शामिल है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुदरती इंतखाब का जिक्र डार्विन से 1000 साल पहले मुसलमान मुफक्किर जाहिज पेश कर चुके थे जो डार्विन के नजरिए से हैरत अंगेज तौर पर मुशाबे है। जाहिज का पूरा नाम अबू उस्मान उमरू बहरुल कुनानी अल बसरी था और वो 776 ईस्वी में बसरा में पैदा हुए थे। जाहिज ने साइंस, जोग्राफिया, फलसफा, सर्फो नहू और इल्मुल बयान जैसे कई मौजुआत पर कलम उठाया जो आने वाली तमाम नस्लों के लिए रहनुमाई का बाइस बने। जाहिज ने 200 से जायद किताबें लिखी जिनमें से इर्तका के सिलसिले में किताबुल हैवान सबसे दिलचस्प है। इस इंसाइक्लोपीडियाई किताब में उन्होंने 350 जानवरों का अहवाल बयान किया है, वैसा ही अहवाल जो आज आपको विकिपीडिया पर मिल जाता है। जाहिज के इन ख्यालात का असर बाद में आने वाले मुसलमान मुफक्किरीन पर भी हुआ। चुनाचे हमें उनकी बाज़गश्त फाराबी, इब्नुल अरबी, रूमी, अल बैरूनी, इब्ने खुल्दून और दूसरे हुक्मा के यहाँ मिलती है। इर्तका के बारे में मुसलमानों के ये तस्वुरात 19वीं सदी के यूरोप में खासे आम थे। हत्ता कि डार्विन के
ایک اہم اثر جان ولیم ڈریپر نے 1878 میں نظریہ ارتقاء کو محمدن تھیوری آف ایولیوشن یعنی مسلمانوں کا نظریہ ارتقاء سے موسوم کیا تھا۔ ناظرین، دور جاہلیت میں بھی مغرب کا خیال تھا کہ باہر کی دنیا بھی ان جیسی جاہل اور وحشی ہے۔ اہل مغرب کا کسی قسم کے علوم سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ یونانی فلسفے سے وہ یکسر نابلد تھے۔ مغرب کو پہلی مرتبہ یونانی علم و فلسفے سے روشناس کروانے والے مسلمان تھے۔ بغداد میں جب دارالحکمہ قائم ہوا، یونانی اور ایرانی فلسفے کے تراجم شروع ہوئے، اس وقت مغرب کے حکمران کھیل تماشوں میں مشغول تھے۔ یہی نہیں، مغرب میں قریب 15ویں صدی تک فلسفے اور سائنس کو مذہب سے متصادم سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ارسطو اور ابن رشد کی تعلیمات پر پابندی تھی۔ مسلمانوں نے کمال یہ کیا کہ افلاطون اور ارسطو کی پیروی کرتے ہوئے عقل اور ایمان کو ہم آہنگ کیا اور یوں اپنے اور اہل یورپ کے لیے ترقی کو ممکن بنایا۔ ترقی کی یہ داستان بڑی دلچسپ ہے۔ شروع میں مغربی لکھاریوں نے جو کام کیا اس میں مسلمانوں کا حوالہ دینے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اہل مغرب کے شہرائے آفاق کام ایسے بھی ہیں جو مسلمان حکماء سے مستعار کیے گئے ہیں۔ اسلامی ماہرین کا کام یورپ پہنچا تو یورپ سے طلباء ریاضی، فلسفے، طب اور فلکیات کا علم حاصل کرنے کے لیے مسلم مدرسوں میں داخلہ لینے لگے۔ اس وقت مغرب میں یہ جامعات بالکل مسلم مدرسوں کی طرز پر تعمیر کی جاتی تھیں۔ ان کا نصاب اور پڑھانے کا طریقہ بھی ہو بہو مسلم مدرسوں جیسا ہوتا۔ یورپ میں ایسا پہلا مدرسہ نیپلز میں قائم ہوا جہاں منطق، ریاضی، موسیقی اور علم و ہندسہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس دور میں آکسفورڈ اور جرمنی میں بھی یونیورسٹیاں قائم ہوئیں اور یوں مسلمانوں کا دیا گیا علم فرانس سے انگلینڈ اور جرمنی پہنچا۔ آکسفورڈ عربی کام کے ترجمے کا مرکز بنا جہاں ابن سینا اور ابن رشد کی کتابوں کے تراجم کیے گئے اور یوں اہل مغرب جو تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے روشنی میں نہا گئے۔ ناظرین، اسلام اور مسلم محققین کے یورپ پر احسانات کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تمام شعبۂ ہائے زندگی میں مسلمانوں نے نمایاں کردار ادا کیا، مگر بدقسمتی سے ہم نے اپنی روش بدل دی۔ ہماری ترجیحات بدلتی چلی گئیں اور یورپ علم و تحقیق، سائنس اور دیگر علوم میں آگے بڑھتا چلا گیا، جبکہ ہم وہیں کے وہیں رہ گئے، بلکہ اپنے اسلاف کا سکھایا علم بھی بھول گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یورپ ہم سے کہیں آگے اور ہم دور کہیں پیچھے رہ گئے ہیں۔ شاید اسی صورتحال کو دیکھ کر علامہ اقبال صاحب فرما گئے تھے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ دوستو، آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔